नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉल की। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी आप डिस्कस कर चुके। फिनॉल की हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ हमने रिएक्शन पढ़ी, जो कि फिनॉल के एच के कारण होने वाली अभिक्रियाएं थी। यानी हम ये कह सकते हैं हमने उसमें OH बॉन्ड को क्या किया, ब्रेक किया। OH बंध का विखंडन हुआ और OH बंध के विखंडन में H पार्टिसिपेट कर रहा है और उस H के कारण होने वाली रिएक्शनों में हमने लास्ट रिएक्शन डिस्कस की थी हिंसबर्ग अभिकर्मक। देखो, हिंसबर्ग अभिकर्मक से रिलेटेड दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते किसे? इसका रासायनिक नाम कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है। इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, C6H5SO2Cl। देखो लास्ट रिएक्शन जो हमने डिस्कस की हिंसबर्ग अभिकर्मक से, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक जैसे ही फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है, यहां से Cl, यहां से H, HCl बाहर निकला और आपका उत्पाद बन गया। नाम लिखना चाहे इसका तो ये फेनिल बेंजीन सल्फोनेट। क्या बना भाई? फेनिल बेंजीन सल्फोनेट। क्लियर? और हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, फॉर्मूला पूछा जाए C6H5SO2Cl। अगर इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें किसकी, हिंसबर्ग अभिकर्मक की, तो आप इसके लिए आप ऐसे एरोमेटिक ये रिंग बना सकते हैं। इस रिंग पर कौन जुड़ेगा? SO2 ग्रुप, और SO2 किससे जुड़ा होगा? Cl से। तो ये हिंसबर्ग अभिकर्मक का क्या हो जाएगा? संरचना सूत्र। तो यहां तक की बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की। क्लियर? नेक्स्ट जो हम इसका रासायनिक गुण पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं। आप देखो, फिनॉल के अंदर हम दो स्थितियां क्लियर करते हैं। ये जो फिनॉल है, इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक गुणों में अभी तक हमने ये बात की है, कौन सा बॉन्ड तोड़ा है भाई? OH बॉन्ड। और जब OH बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो कौन सा भाग अभिक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है? केवल H। अब हम जिन रिएक्शनों को पढ़ने वाले हैं उनमें हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे? CO बॉन्ड ब्रेक करेंगे। और हमारा कौन सा पूरा ग्रुप अभिक्रिया में भाग लेने लगेगा? बोले तो हाइड्रोक्सी समूह के कारण, या हम ऐसे बोल सकते हैं OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है? तो OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाओं को हम पढ़ने वाले हैं। OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, यानी हाइड्रोक्सी समूह के कारण फिनॉल में कौन कौन सी अभिक्रियाएं देखने को मिलेंगी, उनको हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 के साथ फिनॉल की रिएक्शन हम करेंगे। आप देखो, PCl5 का एक कॉमन नियम है, एक सिंपल सा तरीका हमने आपको बताया कि PCl5 जहां भी आएगा ये ऐसे कार्बनिक यौगिकों से क्रिया करेगा जिनके अंदर क्या होगा? OH। और इसका नियम याद रख लो, कहीं भी OH अगर है तो उसको हटा के उसके स्थान पर Cl समूह देता है। कौन? PCl5। यानी PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड OH को रिप्लेस करता है किससे? क्लोरीन परमाणु से। क्लियर? तो ये हमें याद रखना है कॉमन तौर पर। रिएक्शन कैसे होती है वो अभी हम देखते हैं, डिस्कस करेंगे। PCl5 को आप फिनॉल के साथ रिएक्ट कराएं, ये फिनॉल रिएक्शन किससे करानी है? PCl5 से। PCl5 को आप ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो रिएक्शन के लिए, ऐसे लिख दिया मैंने एक साथ। बाकी P ने Cl के साथ कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 5 बॉन्ड बना रखे हैं। और हमने इसको PCl5 के साथ क्या किया? हीट किया, गर्म किया। देखो यहां से क्या निकलने वाला है? O। यहां से निकलने वाला है PCl3 और एक ग्रुप बाहर निकलेगा POCl3। क्लियर? यहां क्या बचा हुआ भाई? H। यहां से कौन निकलने वाला है? Cl। कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा? HCl। अब आपको कुछ नहीं करना, जहां से आपने बॉन्ड तोड़ा है ना वहीं से जोड़ दो। यहां क्या बचा हुआ है? केवल फेनिल ग्रुप बचा हुआ है, वैलेंसी फ्री हो चुकी है। बेंजीन वाले की वैलेंसी फ्री हो चुकी है और इधर कौन बचा हुआ है? एक क्लोरीन परमाणु। तो आपने ये लिखा, ये बेंजीन वाला है, वैलेंसी फ्री फेनिल समूह, और उस पर जुड़ा हुआ है क्लोरीन परमाणु। क्या नाम लिखेंगे? ये तो है बेंजीन। बेंजीन से कौन जुड़ा? हेलो। हेलो बेंजीन। कौन सा हेलो भाई? क्लोरो और शेष पार्ट बेंजीन, तो नाम क्या होगा? क्लोरो बेंजीन। क्लियर? दोबारा से देख लो एक बार।
जब फिनॉल की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। सीधा सा है, सिंपल सा एक्सप्लेन कर देंगे। फिनॉल PCl5 से क्रिया करके बेंजीन बनाता है। लेकिन इस अभिक्रिया के बारे में एक बात आप सुन लें, इस अभिक्रिया में जो सह उत्पाद बना कौन? POCl3। कौन? POCl3। ये इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद नहीं है, बाई प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सह उत्पाद है। इस पर आधारित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको समझ लें आप एक बार। ये बनने वाला POCl3 क्या करता है? वापस फिनॉल के 3 अणुओं से क्रिया कर सकता है। कितने से? एक्सेस ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल को बहुत अधिक आधिक्य में आपको लेना है। कितने अणु काम में लेंगे? 3 अणु। यानी बनने वाला फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड पुनः फिनॉल के 3 अणुओं से क्रिया करेगा और एक नया उत्पाद, मुख्य उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त, इसका नाम होता है ट्राइफेनिल फॉस्फेट। क्या बनता है भाई? ट्राइफेनिल फॉस्फेट। तो याद रखना है, फिनॉल को डायरेक्ट कन्वर्ट करवाए किसमें? ट्राइफेनिल फॉस्फेट में। तो आप क्या करेंगे? पहले फिनॉल की रिएक्शन PCl5 से कराएंगे, क्लोरोबेंजीन बनेगा, सह उत्पाद के रूप में कौन बाहर निकलेगा? POCl3। बनने वाला ये POCl3 वापस फिनॉल के कितने मोल से? 3 मोल से क्रिया करेगा और आपका मुख्य उत्पाद क्या बन जाएगा? ट्राइफेनिल फॉस्फेट। कैसे होती है इसकी रिएक्शन देखते हैं एक बार। फिनॉल को हम इस तरीके से लिख लें, C6H5OH। कितने मोल काम में लेने थे भाई? 3। C6H5OH, C6H5OH, ये हमने 3 मोल फिनॉल के लिए। इसको रिएक्ट करना है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ। क्या फॉर्मूला है अभी आप देख के आ रहे हैं? POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। POCl3 को मैं ऐसे स्ट्रक्चर वाइज लिख दूं, आपको समझ में आ जाएगा, रिएक्शन रटना नहीं पड़ेगा आपको। ये लो POCl3 की स्ट्रक्चर बना दी। अब आपका जो रिएक्शन है वो इजी हो गया। देखो कौन सा ग्रुप बाहर निकलने वाला है इसमें, आपको दिखाई दे रहा है? यहां से ये HCl बाहर निकल जाएगा, यहां से ये HCl बाहर निकलेगा, यहां से ये HCl बाहर निकलेगा। कुल कितने HCl बाहर निकलने वाले हैं? 3। तो आपने 3 ग्रुप निकाल दिए बाहर, किस रूप में? 3HCl के रूप में। ध्यान दें, जहां से बॉन्ड टूटा वहीं से जुड़ेगा। ये तीनों ऑक्सीजन एक एक बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे? फास्फोरस के साथ। और आपका देखना प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? C6H5O, ये फास्फोरस से जुड़ेगा। C6H5O, ये भी फास्फोरस से जुड़ेगा। C6H5O, ये भी फास्फोरस से जुड़ेगा। और फास्फोरस किससे जुड़ा हुआ है? O से। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को कंप्लीट ऐसे लिख सकते हैं या लगा के। हमारे पास देखो फेनिल ग्रुप कितने हैं? 3। क्या लिखा मैंने इसको? मैं इसको ऐसे लिख दूं, फेनिल कितने अपने पास? 3। C6H5 का होल थ्राइस। क्लियर? C6H5 का होल थ्राइस। इस होल थ्राइस से एक फोन जुड़ने वाला है फास्फोरस। ऑक्सीजन काउंट करो, 1 2 3 4। क्या बन जाएगा? PO4। तो बोलो नाम कैसे लिखा जाएगा? नाम लिखने का तरीका बड़ा इजी है। अपने पास फेनिल समूह कितने हैं? 3। तो क्या बनेगा? ट्राई फेनिल। ये ट्राई फेनिल, शेष पार्ट कौन सा होगा? फॉस्फेट। तो नाम क्या हो जाएगा? ट्राइफेनिल फॉस्फेट। तो याद रखना है, यही कन्वर्जन कई बार आ चुका है एग्जाम में। फिनॉल से डायरेक्ट क्या बनवा लेता है? वो ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनवा लेता है। तो आपको फिनॉल से जब भी ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनवाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल की क्रिया हम पहले किससे कराएंगे? PCl5 से कराएंगे। और PCl5 से जब फिनॉल की क्रिया होगी तो पहले क्या बनने वाला है आपका? क्लोरोबेंजीन बनेगा। इस क्लोरोबेंजीन में सह उत्पाद के रूप में इस रिएक्शन में कौन बाहर निकलेगा? POCl3। ये निकलने वाला POCl3, जिसको हम बाई प्रोडक्ट या सह उत्पाद बोल रहे हैं, ये POCl3 वापस फिनॉल के कितने अणुओं से? 1 2 3, 3 मोल के साथ ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जब रिएक्ट करेगा तो उत्पाद क्या बनेगा? C6H5 का होल थ्राइस PO4। 3 के लिए ट्राई लिखा, ग्रुप के लिए फेनिल, PO4 क्या होगा? फॉस्फेट। तो हमें उत्पाद क्या प्राप्त हो जाएगा? ट्राइफेनिल फॉस्फेट। क्लियर? तो याद रखना है, फिनॉल से PCl5 की क्रिया द्वारा पहले क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है, उसके बाद इस अभिक्रिया में बनने वाले सह उत्पाद कौन? POCl3 पुनः फिनॉल से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और फिनॉल के 3 मोल से क्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ट्राइफेनिल फॉस्फेट। तो हमें याद रखना है, फिनॉल से ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनाने के लिए आप इसकी POCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन देखें आप, जिंक पाउडर से यसद रज। कई बार ये वर्ड आता है यसद रज वाला। रज यानी मिट्टी या पाउडर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई।
बहुत सिंपल रिएक्शन है, छोटी रिएक्शन है, लेकिन कन्वर्जन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर परिवर्तन की दृष्टि से, किसी यौगिक को दूसरे यौगिक में परिवर्तित करने के लिए। याद रखो, फेनॉल को डायरेक्ट अगर बेंजीन में कन्वर्ट करना है एक स्टेप में, तो ये रिएक्शन आप काम में ले सकते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में जब भी आप फेनॉल को जिंक पाउडर के साथ गर्म करेंगे, फेनॉल जो होगा वो किस में, बेंजीन में परिवर्तित हो जाएगा। और एक रिएक्शन आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं, बेंजीन को डायरेक्ट एक स्टेप में फेनॉल में कन्वर्ट करना पड़े कहीं भी, किया था बेंजीन का V2 की उपस्थिति में 578 केल्विन ताप पर क्या कराया था, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण के द्वारा हमें क्या प्राप्त हो गई थी, फेनॉल। लेकिन हम यहाँ जस्ट उसकी विपरीत बात कर रहे हैं, अब हम फेनॉल से बेंजीन बनाने वाले हैं, किससे, जिंक पाउडर। यानी जब जब फेनॉल को जिंक पाउडर या यशतरज के साथ या जिंक चूर्ण के साथ आप उच्च ताप पे गर्म करेंगे, तो फेनॉल बेंजीन में परिवर्तित होता है। कैसे होता है, पहले रिएक्शन को समझें फिर बात करते हैं। ये फेनॉल है, इसको गर्म करना है जिंक चूर्ण के साथ, दैट इज कल टू, फेनॉल लिख दें कंप्लीट, बेंजीन पर क्या लगेगा, OH। गर्म किया, जिंक पाउडर यशतरज के साथ गर्म किया, तो देखो क्या होगा, ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ये क्या बाहर निकलेगा, जेडेन के साथ कौन बाहर निकलेगा, O। बोले तो जिंक ऑक्साइड ZnO, ZnO बाहर होगा। जैसे ही ZnO बाहर निकलेगा, इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी फ्री हो जाएगी। ये वैलेंसी फ्री होती है, इस पर कौन आके जुड़ेगा, H, और H के जुड़ते आपका उत्पाद क्या बनेगा, वैलेंसी पूरी होते ही फेनल पर जैसे H जुड़ेगा, ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, जब भी फेनॉल को जिंक पाउडर या जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, तो फेनॉल किस में परिवर्तित हो जाता है, बेंजीन में। तो याद क्या रखना है आपको, जब भी फेनॉल को किस में कन्वर्ट करवाए, बेंजीन में, तो आप क्या करें, जेडेन डस्ट के साथ इसको गर्म कर दें। और एक जस्ट विपरीत रिएक्शन जो हम फेनॉल बनाने की विधि में पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, बेंजीन से आपने फेनॉल बनाया था, कैसे बनता था, V2O5 की उपस्थिति में 583 केल्विन ताप पर, कितने पर, 583 केल्विन ताप पर क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे, तो ये बेंजीन वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, याद रह जाएगा। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं, जब भी फेनॉल को जिंक डस्ट के साथ, जिंक चूर्ण के साथ या जिंक पाउडर के साथ गर्म किया जाता है, फेनॉल किस में, बेंजीन में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा नेक्स्ट रासायनिक गुण था। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, अमोनिया से क्रिया करानी है, और इस अभिक्रिया को एक विशेष नाम से भी जाना जाता है, नेम रिएक्शन में है, बुचरर अभिक्रिया के नाम से कई बार रिएक्शन पूछी जाती है। अमोनिया से रिएक्शन कराएं या बुचरर अभिक्रिया, देखो बुचरर अभिक्रिया इसका नाम है, नाम से अगर रिएक्शन आती है तो, नहीं तो डायरेक्ट फेनॉल की रिएक्शन अमोनिया के साथ अक्सर पूछी जाती है, और इस अभिक्रिया के द्वारा हम फेनॉल से एनिलीन प्राप्त करते हैं डायरेक्ट। तो कन्वर्जन में ये इस तरीके से भी काम आएगी, देखते हैं कैसे। फेनॉल, फेनॉल को अमोनिया के साथ रिएक्ट करना है, चाहे तो निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति आप ले लें। आप याद करो कौन से ग्रुप की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया, इसलिए यहां से तो फिक्स हो गया कौन सा ग्रुप बाहर निकलने वाला है, OH। ठीक है, यहां से बताओ क्या निकालेंगे, H, क्या लॉस हो जाएगा, H2O का लॉस करेंगे। जैसे ही H2O बाहर निकलेगा, इस वैलेंसी पर कौन आके जुड़ेगा, NH2 ग्रुप, और NH2 ग्रुप के जुड़ते ही प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, जैसे ही बेंजीन वाले पर NH2 जुड़ेगा, NH2 प्राइमरी एमीन, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन बनी, जिसका नाम क्या होगा, एनिलीन। तो कैसे बोलेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जब फेनॉल को निर्जल ZnCl2 के साथ अमोनिया के साथ रिएक्ट किया जाएगा, अमोनिया से क्रिया कराएंगे, तो एनिलीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बुचरर अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन हमें कैसे मिलेगा, वो आपको डायरेक्ट परिवर्तन करवाएगा, वो आपसे कहेगा कि फेनॉल से एनिलीन प्राप्त करने की अभिक्रिया का समीकरण दें। फेनॉल से क्या बनवा रहा है, एनिलीन। जब भी फेनॉल से क्या बनवाएगा, एनिलीन,
तो आप फिनॉल की क्रिया किससे कराएंगे? अमोनिया से कराएंगे। बोले तो आपके दिमाग में सीधी कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए? बुचरर अभिक्रिया के द्वारा हम फिनॉल को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? एनिलीन में। और एनिलीन कौन है? एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। तो याद रखना है, फिनॉल निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाता है? एनिलीन बनाता है। ये हमारी रिएक्शन थी फिनॉल की किसके साथ में होने वाली अभिक्रिया? अमोनिया के साथ, जिस अभिक्रिया को एक विशेष नाम से जाना गया, और वो नाम क्या है नेम रिएक्शन में? बुचरर अभिक्रिया या बुचरर रिएक्शन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ इसकी रिएक्शन नहीं है, ये आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में है, इसलिए हम यहां डिस्कस कर रहे हैं इसका। FeCl3 जो है, जैसे आपने ये टेस्ट ट्यूब के अंदर फिनॉल लिया, क्या लिया भाई? फिनॉल। और इसमें थोड़ा सा उदासीन FeCl3 अगर डाल दें, तो FeCl3 डालने के बाद इसमें हमें बैंगनी रंग दिखाई देता है, क्योंकि यहां एक बैंगनी रंग का क्या बनता है? संकुल बनेगा। इसलिए ये अभिक्रिया फिनॉल के परीक्षण में प्रयुक्त की जाती है। क्लियर? याद रखना है, फिनॉल के परीक्षण में प्रयुक्त, अगर आपको कहीं फिनॉल का परीक्षण करना है, प्रैक्टिकली टेस्ट करना है फिनॉल का, तो आप उदासीन FeCl3 के द्वारा, इस मेथड के रिएक्शन के द्वारा आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं फिनॉल जो होगा वो उदासीन FeCl3 से क्रिया करके क्या बनाएगा? एक बैंगनी रंग का संकुल बनाएगा। और बैंगनी रंग का संकुल अगर बन गया तो हम ये कह सकते हैं दिया गया कार्बनिक यौगिक कौन है? फिनॉल। आपको टेस्ट ट्यूब में हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, उदासीन FeCl3 डाला, तो अगर वो उसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर फिनॉल है, तो उदासीन FeCl3 डालते ही वो उदासीन FeCl3 के साथ कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? बैंगनी रंग का संकुल। और बैंगनी रंग का संकुल यहाँ किस यौगिक की उपस्थिति को दर्शाएगा? फिनॉल की उपस्थिति को। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम इस अभिक्रिया का जो यूज है वो फिनॉल के परीक्षण के लिए करते हैं। अगर आपको फिनॉल का टेस्ट करना है तो बड़ा सिंपल टेस्ट होगा, आप फिनॉल के अंदर थोड़ा सा उदासीन FeCl3 डालें तो हमें कौन सा कलर प्राप्त होगा? बैंगनी रंग प्राप्त होगा। क्लियर? नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं सी पॉइंट की रिएक्शन, इसमें चलेंगे। देखो अभी तक हमने क्या किया, ये जो फिनॉल था, फिनॉल के रासायनिक गुणों को अलग अलग भागों में बांट के पढ़ा जा रहा है। सबसे पहले आपने OH बंध तोड़ा, बोले तो H के कारण होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। उसके बाद हमने CO बॉन्ड ब्रेक किया, बोले तो इस OH ग्रुप के कारण होने वाली अभिक्रियाएं हमने देखी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं इस बेंजीन वलय के कारण होने वाली अभिक्रिया। किसके कारण? बेंजीन वलय के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, सी पॉइंट में। अच्छा, बेंजीन वलय के कारण जो अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे, उन अभिक्रियाओं को शॉर्ट में बोलते हैं ESR रिएक्शन। कौन सी अभिक्रियाएं होंगी ये? ESR। ESR किसे कहेंगे? ये होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आर यानी रिएक्शन अभिक्रिया। तो बेंजीन वलय के कारण फिनॉल में जो रिएक्शन देखने को मिलती है उन अभिक्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले आपको फिनॉल के बारे में ये जानना पड़ेगा कि फिनॉल में होने वाली जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वो रिंग में किस पोजीशन पर और क्यों संपन्न होंगी। तो यहां दो क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं। फिनॉल में होने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर संपन्न होती है क्यों? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कई बार इसी का या लगा कि हम ऐसे बोलें कि फिनॉल जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति हमेशा ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी होता है क्यों? इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब एक ही है। दोनों का जवाब देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या, फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं को समझना पड़ेगा।
यानी यहां एक तीसरा क्वेश्चन और बन जाता है, वो डायरेक्ट फिनॉल की आपसे अनुनादी संरचनाएं बनवा लेता है। तो याद रखना, एक ही आंसर से 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं। वो फिनॉल की अनुनादी संरचना बनवाएगा तो कोई थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करनी, हमें केवल फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देनी है, लेकिन फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं बनेंगी कैसे वो आपको पता होना चाहिए, रटना नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं बनाना आ गया तो आपको यह पता होना चाहिए कि फिनॉल के अंदर जो ईएसआर हो रही है वो ऑर्थो एवं पैरा पर ही क्यों हो रही है, मेटा पोजीशन पर क्यों नहीं हो रही भाई। क्लियर? अच्छा, और या वो ऐसे बोलेगा कि फिनॉल जो होगा वो ईएसआर रिएक्शन के प्रति हमेशा कौन से निर्देशी होंगे, ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी होगा, कभी भी मेटा निर्देशी नहीं होगा। क्यों? तो इन सारे क्वेश्चनों के जवाब देखने के लिए हमें सबसे पहले फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं को समझना पड़ेगा। उससे पहले आप ये देखो कि ये फिनॉल के सापेक्ष हम जो बार बार ऑर्थो मेटा पैरा यूज कर रहे हैं, एक बार फिर समझ लें, कुछ बच्चों को अगर कहीं डाउट रहता है। ये फिनॉल है, फिनॉल के सापेक्ष आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी चलेगी। फिनॉल के सापेक्ष ये जो 1 2 पोजीशन है, ये फिनॉल के सापेक्ष OH ग्रुप के सापेक्ष कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। ये दोनों ही पोजीशन इस OH ग्रुप के सापेक्ष कौन सी हो गई, मेटा, और ये कौन सी पोजीशन हो गई, पैरा। तो हम बार बार क्या बोल रहे हैं कि जो ESR रिएक्शन जो होंगी, ये ESR अभिक्रियाएं या तो ऑर्थो पोजीशन पर संपन्न होंगी या पैरा पोजीशन पर संपन्न होंगी, कभी भी मेटा पोजीशन पर संपन्न नहीं होती। ऐसा क्यों होता है फिनॉल के अंदर, और फिनॉल इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी क्यों है, मेटा निर्देशी क्यों नहीं है। सबसे पहले तो इसका जवाब हमें देखना है। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि फिनॉल में होने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, या जिनको आप शॉर्ट में बोलते हैं ESR, ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर ही क्यों संपन्न हो रही है, मेटा पोजीशन पर क्यों नहीं हो रही। और तीसरा क्वेश्चन जिसका आपको जवाब देना होता है कि आपको डायरेक्ट फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं बनाना आना चाहिए, कि फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी कैसे। अनुनादी संरचनाओं में क्या होता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉनों का वाइब्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंपन करते हैं, या इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। क्योंकि अनुनाद आप अच्छे से 11th के अंदर पढ़ के आए, अनुनाद क्या एक घटना है, रेजोनेंस। रेजोनेंस एक तरीके का वाइब्रेशन है जिसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी स्थितियों को बार बार, इलेक्ट्रॉन पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को मूव करते हुए, उसमें विभिन्न परमाणुओं पर उसको मूव करते हुए उसकी बार बार स्थितियों को परिवर्तित करके बहुत सारी संरचनाएं मिलकर उस एक यौगिक के सभी गुणों की जब व्याख्या करेंगी तो वो सभी संरचनाएं सामूहिक रूप से क्या कहलाएंगी, अनुनादी संरचना, और इस घटना का नाम क्या हो जाएगा, अनुनाद। क्लियर? तो उसके लिए आपको सबसे पहले रिएक्शन करने से पहले एक टॉपिक आपको समझना है कि फिनॉल में अनुनादी संरचनाएं बनती कैसे हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन भी हमें मिलता है फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं का, फिर हम रिएक्शनों पर आते हैं वापस। देखो, फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं बनाने के लिए सबसे पहले आप फिनॉल देखें। फिनॉल में आपको पता है ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं। ये जो हाइड्रोक्सी समूह है ये बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अच्छा, और ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इस पाई बंध के साथ क्या संयुग्मन में है, एकांतर क्रम में है। देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर। जब भी किसी डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अल्टरनेट यानी संयुग्मन में हो तो लोन पेयर हमेशा पाईबंद की तरफ आ जाता है। तो इसकी अनुनादी संरचना बनाते समय आपको बस यही ध्यान रखना है, क्या हम जब इसकी अनुनादी संरचना बनाएंगे तो ये लोन पेयर यहां मूव करके क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड जो होगा वो इस पोजीशन पर क्या देगा, नेगेटिव चार्ज। तो बोलो नई स्ट्रक्चर क्या बनने वाली है, नई संरचना ये बनेगी, ऊपर डबल बॉन्ड ओ से कौन जुड़ा हुआ है, H, और ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? और इस पाईबंध के इलेक्ट्रॉन किस जगह पे आके, इस पोजीशन पर आकर नेगेटिव चार्ज देंगे, और ये दोनों बॉन्ड आपके जो हैं वो पहले से अपनी जगह पर बने हुए हैं, इनको आपने छेड़ा नहीं। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, पूरी वलय में घूमेगा। क्लियर? एक स्टेप, अगले स्टेप में, फिर अगले स्टेप में, ऐसे पूरी वलय के अंदर इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, हम विस्थानीकृत करेंगे, डीलोकलाइजेशन होगा इस चार्ज का। कैसे होगा देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन यहां कर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर क्या देगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखो नई संरचना क्या बनेगी, नई संरचना ये बनेगी, मैं नीचे बनाता हूं, डबल बॉन्ड ओ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी इसलिए पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहां कर क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और ये यहां क्या देगा, नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड अपनी जगह पर बना हुआ है। फिर अगले स्टेप में चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पाई बॉन्ड बनाएगा,
और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज देंगे, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें ऐसे बना सकते हैं, देखना ये रिंग, ये डबल बॉन्ड पहले से ही है, नया बॉन्ड यहां बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड OH और ऊपर क्या आया हुआ है धनावेश। लास्ट संरचना में आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन अपने धनावेश को समाप्त करने के लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पाई बंद बनाएंगे और ये जहां से आए वहीं वापस गए, तो लास्ट अंतिम स्ट्रक्चर इसकी ये बनने वाली है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल और ये सिंगल OH और ऊपर वापस कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर। क्लियर? एक बार दोबारा से देख लो क्या बना दिया मैंने, लिख देता हूं, ये है क्या, फिनॉल की अनुनादी संरचना। क्लियर? एक क्वेश्चन तो यहीं से मिलता है सीधा सा, जो टाइटल डला हुआ यही टाइटल लिखा मिलेगा आपको क्वेश्चन के अंदर कि फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं दीजिए, तो वहां आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, केवल और केवल फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देनी है जो स्क्रीन पर है आपके सामने। लेकिन इन संरचनाओं को भी रटना नहीं है, कुछ नहीं है, हम हर एक स्टेप पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कर रहे हैं और घूमते हुई संरचना हमारी टोटल कितनी 5 संरचना बनकर तैयार हो गई, जिनको सामूहिक रूप से फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं कहा जा रहा है। कैसे बनी एक बार दोबारा देख लो, देखो इस ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर है भाई, 2, एक लोन पेयर यहाँ का डबल बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर क्या देंगे, नेगेटिव चार्ज। तो स्ट्रक्चर क्या बनी, जैसी डबल बॉन्ड बना ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, इसलिए कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ कौन सा चार्ज दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। अगले स्टेप में आपने क्या किया, इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ मूव किया, तो यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर नेगेटिव देगा, तो देखो ये तो डबल बॉन्ड बना, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट चलो आगे, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, इन दोनों के बीच क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर क्या देगा, नेगेटिव चार्ज। तो नई स्ट्रक्चर में देखना ध्यान से, इस पोजीशन पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड पूरा पहले से बना हुआ है और नया बॉन्ड हमारा इस जगह आके बना। लास्ट स्ट्रक्चर में क्या किया, इस नेगेटिव चार्ज को यहां पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस जहां से आए थे वहीं गए। एक चीज ध्यान रखना, ऑक्सीजन पर लोन पेयर कितने हैं, 2, तो यहाँ क्या डबल बॉन्ड बनाने के लिए दोनों लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों लोन पेयरों ने भाग लिया क्या, नहीं, एक लोन पेयर ने भाग लिया, फिर एक कहां गया, एक लोन पेयर अभी भी इस ऑक्सीजन पर है, लेकिन हम उस ऑक्सीजन के लोन पेयर को शो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ऑक्सीजन पर कुल मिला के क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व हुआ है, कम हुआ है, इसलिए कौन सा चार्ज प्रभावी हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज प्रभावी होने के कारण हम लोन पेयर वहां शो नहीं कर रहे, ना लोन पेयर शो हो रहा है। जैसे ही हम इस इलेक्ट्रॉन को वापस यहाँ जाएंगे तो एक लोन पेयर यहाँ चला जाएगा, एक पहले से ही था, और ये इसकी लास्ट अनुनादी संरचना बनकर तैयार हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया खत्म कि फिनॉल की अनुनादी संरचना अगर वो आपसे पूछेगा तो आपको 5 ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देनी, कोई थ्योरी इसके अंदर एक्सप्लेन हम नहीं करते। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया जिस क्वेश्चन की अभी हम चर्चा कर रहे थे, और क्वेश्चन क्या आता है देखो, फिनॉल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी होता है, क्यों? पहला क्वेश्चन तो ये आ गया, क्लियर? या लगा के दूसरा क्वेश्चन आता है ऐसे ही, दूसरा क्वेश्चन कई बार ऐसे लिखा आता है, फिनॉल में होने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं ESR, ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर संपन्न होती हैं, क्यों? दो तरीके से क्वेश्चन आपको मिला, लेकिन दोनों का आंसर एक ही है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जब भी ये दोनों क्वेश्चन मिलेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, फिनॉल की अनुनादी संरचना बनाएंगे, क्लियर? जब भी फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति ऑर्थो पैरा निर्देशी बात पूछी जाए, या फिनॉल में होने वाली ESR अभिक्रियाएं हमेशा कहां हो रही हैं, ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर हो रही हैं, मेटा पर क्यों नहीं हो रही, ये बात पूछी जाए, तो इस बात को समझाने के लिए, इसका जवाब देने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं बनानी होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आंसर में क्या बनाएंगे,
फिनॉल की अनुनादी संरचना बना देंगे। फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं को एक बार आप ध्यान से देखें, पूरी संरचनाओं को एक साथ देखें कंप्लीट। जब आप फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं को आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि फिनॉल में OH समूह के सक्रियणकारी प्रभाव के कारण, सक्रियणकारी एक वर्ड आप यूज कर रहे हैं, मैं यहां लिखता हूं सक्रियणकारी प्रभाव। सक्रियणकारी प्रभाव क्या है याद करो, किसी बेंजीन वलय पर जुड़ने वाले ऐसे समूह, अणु, परमाणु, आयन, ग्रुप, स्पीशीज, जो तुम बोलना चाहे बोल सकते हैं। बेंजीन वलय पर जुड़ने वाला कोई परमाणु, कोई अणु, कोई आयन, कोई परमाणुओं का समूह, कोई भी ग्रुप जिसकी नेचर रिंग को इलेक्ट्रॉन देने की है, उसका प्रभाव हमेशा क्या रहेगा, सक्रियणकारी रहेगा। इसकी जस्ट अपोजिट एक प्रभाव और होता है, याद करो, विसक्रियणकारी। अगर कोई ऐसा परमाणु समूह या आयन या ग्रुप या स्पीशीज या प्रजाति जो रिंग से जुड़कर रिंग के इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, क्लियर, क्या कहलाएगा, विसक्रियणकारी। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और याद रखें, जो सक्रियणकारी होते हैं वो हमेशा कौन से निर्देशी होते हैं, ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी, जबकि विसक्रियणकारी हमेशा कौन से निर्देशी होते हैं, मेटा निर्देशी। तो याद रखना, सक्रियणकारी का मतलब रिंग पर जुड़ने वाला ग्रुप ऐसा है जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, और जो ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा वो सक्रियणकारी होगा, और जो सक्रियणकारी होगा उसकी ESR रिएक्शन हमेशा हमेशा कहां होंगी, ऑर्थो एवं पैरा पर होंगी, कभी भी मेटा स्थिति पर संपन्न नहीं होंगी, चाहे किसी भी स्टैंडर्ड तक का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। तो याद रखना है, अगर रिंग से जुड़ने वाला ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसका मतलब वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ा रहा है। सीधा सीधा बोले तो डायरेक्टली रिंग में कौन सा चार्ज उत्पन्न हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो वही हमें यहां देखना है कि जब आपने फिनॉल की आदि संरचनाओं को ध्यान से देखा तो आपने देखा कि OH ग्रुप क्या कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये OH ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और जब ये OH ग्रुप जब रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसकी अनुनादी संरचनाओं में आपने देखा कि रिंग पर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो गया, रिंग पर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो गया, बोलो भाई, देख के बताओ, रिंग में कौन सा चार्ज आ गया, रिंग पर नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन कहां आया, ऑर्थो पोजीशन पर। फिर आगे चले, इस संरचना के बाद इसमें आए, रिंग पर नेगेटिव चार्ज है लेकिन कौन सी पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन पर। फिर आगे चलो, रिंग में फिर वापस नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर नेगेटिव चार्ज है लेकिन कौन सी पोजीशन पर आया है रिंग में नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो पर, और उसके बाद यहां कोई चार्ज नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जब OH ग्रुप का सक्रियणकारी जो प्रभाव था, जब इस OH ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय को दिए तो बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा, और बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा तो बेंजीन वलय पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया। लेकिन ये ऋणावेश क्या सभी पोजीशनों पर आ रहा है, नहीं। कहां आ रहा है ये ऋणावेश, केवल कहां आ रहा है, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। आप बताओ, कहीं भी पांचों संरचनाओं को देखकर कहीं भी ऐसी स्ट्रक्चर बनी क्या जिसमें मेटा स्थिति पर ऋणावेश उत्पन्न हुआ हो, ऐसी कोई स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं होती आपको। अब हम बात कौन सी रिएक्शनों की कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की, ESR की। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अभिकर्मक कौन, नाम से पता लग रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉनों से स्नेह रखने वाला, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसका लगाव स्नेह किसके साथ है, इलेक्ट्रॉन के साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ। तो बताओ, नेगेटिव चार्ज के साथ जिस अभिकर्मक का स्नेह है उस अभिकर्मक पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला कोई अभिकर्मक होगा। इसका मतलब मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है उसको आप किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, ई पॉजिटिव से। ये हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जिस पर क्या है भाई, धनावेश। क्लियर। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बताओ कहां अटैक करेगा, जहां इसको क्या मिलेगा, ऋणावेश। और बताइए, ये ऋणावेश रिंग में कहां मिलने वाला है, या तो ये ऋणावेश मिलेगा ऑर्थो पर या ये ऋणावेश मिलेगा पैरा पर। क्या ये ऋणावेश मेटा पर मिलेगा, नहीं। तो इस अभिकर्मक का आक्रमण या तो ऑर्थो पोजीशन पर होगा या पैरा पोजीशन पर। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या तो ऑर्थो स्थिति पर आकर जुड़ेगा या पैरा स्थिति पर आकर जुड़ेगा, कभी भी मेटा स्थिति पर आकर नहीं जुड़ सकता। यही कारण है कि फिनॉल में होने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर संपन्न होती है। क्लियर। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जब भी इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आएगा, आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं
और फिनॉल की अन्नादि संरचनाओं को बनाने के बाद आप बताएंगे कि फिनॉल की अन्नादि संरचनाओं को देखने से यह स्पष्ट होता है कि OH समूह के सक्रियणकारी प्रभाव के कारण बेंजीन वलय ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे बेंजीन वलय की ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक केवल ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर आक्रमण करके उत्पाद बनाता है, जबकि मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना बढ़ने के कारण, ऋणावेश उत्पन्न ना होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेह का योग इस पोजीशन पर नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा जब जब फिनॉल में इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिक्रिया हम देखने को मिलेंगी तो इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक या तो ऑर्थो पर आक्रमण करेगा या पैरा पर। यही कारण है कि फिनॉल इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी होता है, या फिनॉल में होने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर संपन्न होती है। यह हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे। सी पॉइंट, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उससे पहले 3 क्वेश्चन आपको ये मिलते हैं, तो उनको मैंने एक्सप्लेन किया। सबसे पहला क्वेश्चन, फिनॉल की अन्नादि संरचना बनाना आना चाहिए आपको। क्लियर? जब जब क्वेश्चन फिनॉल की अन्नादि संरचनाओं का आएगा, अब ये सामने जो दिख रही है स्क्रीन पर, ये केवल 5 अन्नादि संरचनाएं बनाएंगे और उसके अलावा कोई थ्योरी नहीं लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, फिनॉल इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिक्रियाओं के प्रति ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है, क्यों? या फिनॉल में होने वाली ESR रिएक्शन ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर संपन्न होती है, क्यों? दोनों ही स्थितियों में क्वेश्चन जब आएगा तो आप एक्सप्लेन करने के लिए पहले अन्नादि संरचना बनाओ, फिर उसको समझाओ कि OH समूह के सक्रियणकारी प्रभाव के कारण वलय की ऑर्थो पैरा स्थिति पर ऋणावेश होता है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर आकर जुड़ता है। यही कारण होता है कि फिनॉल में होने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर संपन्न होती हैं, या फिनॉल ESR अभिक्रियाओं के प्रति ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी होता है, मेटा निर्देशी नहीं होता। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जितनी भी पढ़ेंगे उनके उत्पाद कहां बनेंगे, ऑर्थो या पैरा पर। कभी भी उत्पाद हम कहां नहीं बनाएंगे, मेटा पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।